सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब सीन ये है कि हमें आज हम पढ़ेंगे कि अगर मैं एक छोटी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ जो कि स्मॉल एंटिटी है, ठीक है। स्मॉल एंटिटी से क्या मुराद, जिसके बोर्ड प्राइवेट कंपनी है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि बड़ी होती है, एक जिसका कारोबार थोड़ा सा अच्छा खासा होता है, एक स्मॉल एंटिटी होती है जिसका कारोबार बिल्कुल ही छोटा सा होता है और लोग भी बिल्कुल कम ही होते हैं, ठीक है ना। तो सर अब अगर कोई स्मॉल एंटिटी है और अगर मैं उसका ऑडिट करने जा रहा हूँ तो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं सर? उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये हो सकता है कि उसके अंदर ना उसको ऑडिट करवाने का सबसे पहली बात तो कोई फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता? क्योंकि ऑडिट करवाने का फायदा जब है जब थ्री पार्टी रिलेशनशिप हो। यहाँ पे हमारा स्मॉल एंटिटी के अंदर ये हिसाब किताब होता है कि डायरेक्टर्स भी वही होते हैं और शेयर होल्डर्स भी वही होते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर हैं तीन तो तीन ही डायरेक्टर होंगे वही। तो सर इसमें ना कोई फायदा नहीं है, ऑडिट वहां पे ना कोई वैल्यू एड नहीं करेगा। फिर सर वो ऑडिट क्यों करवाते हैं सर? लॉ की रिक्वायरमेंट, लॉ ने कहा हुआ है कि भाई ऑडिट करवाना है तो वो करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑडिट उनके लिए ना कोई जरूरी नहीं होता, तो उनकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेम ही होती है। तो सर इससे क्या हो सकता है अगर ऑनरशिप या मैनेजमेंट सेम होगी? तो सर ऑनरशिप या मैनेजमेंट सेम होगी तो उससे ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपनी मर्जी से बना रहे हो सर। वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स पहली बात तो होंगे ही नहीं, अगर थोड़े बहुत होंगे भी तो वो उनको क्या कर रहे होंगे, ओवरराइड करते होंगे, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। जो उन्होंने कंट्रोल बनाए होंगे उनको वो खुद ही ब्रीच कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज सर ऑडिटर को ना मैनेजमेंट की ना, जैसे ना अगर सर वो आपस में खुद ही ऑनर ऑनर होंगे तो उनकी ना इंटीग्रिटी पे ना शक होगा उनको। दूसरी चीज सर, अगर छोटी कंपनी होगी तो थोड़े से एम्प्लॉयज होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से क्या मुराद, जैसे कि वहां पे ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के अंदर ये होता है कि जैसे तीन बंदे रखे जाते हैं, तीन काम करने के लिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अगर एक गलती करता है दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा गलती करता है तीसरा पकड़ लेता है, और अगर एक फ्रॉड करने के चक्कर में होता है तो बाकी दो अगर होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं कर पाता। लेकिन अगर फ्यू एम्प्लॉयज होंगे, बिल्कुल ही छोटे से एम्प्लॉयज, कम एम्प्लॉयज होंगे, थोड़े से एम्प्लॉयज, तो सर तीन बंदों का काम ना एक बंदा अकेला कर रहा होगा। तो सर इससे क्या होगा, गलतियां होने के उस पे तो काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर वो फ्रॉड करना चाहेगा तो सर वो इजीली आराम से कर लेगा, ठीक है ना। सर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं सर, जो अगर छोटी एंटिटीज होती हैं तो उनका कारोबार भी छोटा होता है, तो सर वो क्या करते हैं सर, अकाउंटिंग सिस्टम पे ना इतना अपना खर्च भी नहीं करते। अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर ना सॉफ्टवेयर होते हैं, सेप हो गया, ओरेकल हो गया। जैसे आप ये जो एंट्रीज करते हैं ना मैन्युअली जर्नल लेजर में, तो उनके पास ना एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, वहां पे ना लेजर कोड रखा जाता है। जैसे जर्नल लेजर है ना, कोई भी सेल का लेजर हो गया, सैलरी का लेजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर हो गया, या सर कैशियर बैंक का लेजर हो गया, तो सर वो यूनिक एक लेजर कोड खोला ओपन किया जाता है अकाउंट का। वो कोड डाल दो तो सर लेजर का नाम आ जाता है, उसमें आप डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री कर सकते हो, तो डायरेक्ट जनरल लेजर में भी चली जाती है और जनरल लेजर के बाद उनका टोटल ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। तो सर आपको हाथ से बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर उतनी अच्छी चीजें निकल रही होती है। पूरे साल में सेल कितनी हुई तो वो सेल भी आ जाती है, सेल रिपोर्ट। पूरे साल में परचेज कितनी हुई तो वो परचेज भी आ जाती है। सर पूरे साल में मेरा कितना जीपी बना तो सर वो भी आ जाता है, मेरे कितने एसेट्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो सर कितने इस लेजर का टोटल है, इस लेजर में कितनी एंट्रीज हुई तो वो भी आ जाता है। तो सर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतनी बड़ी। अगर हाँ ये भी बता दूं कि एंट्री का अप्रूव होना, एंट्री मैंने बैंक रिकंसिलेशन बनाई या एंट्री मैंने कोई बनाई तो वो टीबी में कब जाएगी, जब मेरा हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा, ओके करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर छोटा बंदा होगा, असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, अगर एक एंट्री पोस्ट करेगा तो सर वो पोस्ट ट्रायल बैलेंस या लेजर में जाने से पहले जैसे उसने पोस्ट की तो वो दूसरे सीनियर मैनेजर के या मैनेजर के सिस्टम में चली जाएगी। वो जब जैसे ही ओपन करेगा अपना सिस्टम, आईडी करे, लॉगिन आईडी पासवर्ड से, लॉगिन आईडी पासवर्ड सबका चेंज होता है सिस्टम में लॉगिन होने के लिए। तो ये बातें आगे पढ़ेंगे हम, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सर उसमें क्या होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे वो ओपन करेगा ना तो उसके बाद आ जाएगा कि यार इसने असिस्टेंट मैनेजर ने ना एंट्री की हुई है, क्या तुम इसको अप्रूव करते हो? तुम अप्रूव करोगे तो फिर ये कहाँ चली जाएगी, ट्रायल बैलेंस और जर्नल लेजर में। तो ये होती है सेग्रीगेशन ऑडिटिंग, और अच्छा सिस्टम भी होता है। अगर छोटे से बंदे, मतलब थोड़ा सा एम्प्लॉय होगा, छोटा कारोबार होगा, तो वो लोग क्यों इतना सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे?
वो बोलेंगे यार हमारा छोटा सा कारोबार है, तो वो इतना जो है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जिसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सर उसमें ना अगर मैनुअल सिस्टम ज्यादा चल रहा होगा, तो सर दूसरी चीज सर, जो भी ये बंदे होते हैं ना, जो स्मॉल एंटिटी होती है ना, वो इतने क्वालिफाइड बंदे नहीं रखते। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहाँ हायर करेंगे, वो बीकॉम एमकॉम इन इन बंदों को ज्यादा हायर करते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वालिफाइड बंदे को सर आप हायर करोगे तो उसको सर सैलरी भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। तो काम चलाने के लिए सर छोटे मोटे बंदे को, छोटी क्वालिफिकेशन वाले लेस क्वालिफाइड बंदे को ना हायर कर लेते हैं। तो सर फिर उनको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही से नहीं बनाना आती होगी। हाँ सर, रियल लाइफ में यही सीन हो रहा होता है। फिर अगर आप स्मॉल एंटिटी के ऑडिट करने जाओ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो आपको टीवी पकड़ा देते हैं, भाई पूरे साल का, पूरे साल में ये एंट्री हुई, जनरल लेजर्स ये है, पूरे साल का ट्रायल बैलेंस ये है, पूरे साल की सेल इतनी हुई, सब कुछ वो ना आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे देते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भी देते हैं ना, तो वो कोई बड़ी बात हो जाती है और वो भी सही नहीं होती। तो ऑडिटर को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाना होती है। फिर सर सीन ये है कि अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाई, वैसे हमारा काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन, मैनेजमेंट, हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बनाएगा कोई, वेरीफाई हम करेंगे। लेकिन अगर एक बात सुने, स्मॉल एंटिटी में क्वालिफाइड बंदा होगा नहीं, तो फिर हमें ही बनानी पड़ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप सर अगर हमने क्लाइंट को तो नहीं बोलेंगे ना, फर्म क्लाइंट को कभी नहीं बोलती भाई ये तुमने क्यों नहीं किया, ये तुमने क्यों नहीं किया। अगर कल को फर्म जो बोलेगी तो वो भी तो फर्म का कस्टमर ही है ना, तो फिर वो मना कर देगा, किसी और से करवा लेगा। तो फर्म ही ऑडिटर को बोल रही होती है यार तुम ना इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। फिर सीन ये होता है कि अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, फिर सर मैं क्या खुद ही इसको रिव्यू करूंगा, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई को खुद ही चेक करूंगा। सर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे मैनेजमेंट बनाती है, बनाता कोई और है, चेक कोई और करता है, चेक मतलब ऑडिटर करता है। अगर छोटी एंटिटी होगी, क्वालिफाइड बंदा होगा नहीं, उसको बनाना आएगी नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैं ही बना रहा हूँ एज ऑडिटर, तो सर फिर मैं चेक कैसे कर पाऊंगा, मैं अपनी गलती तो कभी नहीं निकाल पाऊंगा। सर मैं अपनी गलती अगर होगी भी सर छुपाऊंगा, क्योंकि सामने वाली स्मॉल एंटिटी कहेगी यार तुमने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खुद ही बनाए और अपनी गलती भी खुद ही निकाल रहे हो। तो सर ये आ जाते हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, जो कि हमारा एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है ना, इस ऑडिट कोड्स के अंदर, जिसका हमेशा 5 से 6 नंबर का सवाल जरूर आता है। इसको बोला जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसका क्या मकसद है कि जो चीज मैंने बनाई, क्या मैं उसी के अंदर से खुद गलती निकालूंगा। तो फिर फर्म को कहा जाता है अगर ऐसी स्मॉल एंटिटी के अंदर ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसकी अपर लेवल वाली जो अथॉरिटी है, जिसे सीनियर जाके बना रहा है, तो सर वहां पे असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, ये लोग रिव्यू करें उसका काम। तो जैसे ना, क्योंकि ऑडिटर ने अगर सीनियर ने बनाई, तो सर बाकी जो ऊपर वाले हैं उन्होंने तो नहीं बनाई ना, तो वो चेक करेंगे, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड सही हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये बातें हैं, ये स्मॉल एंटिटी वाली बातें हैं सर, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। यहाँ से लेके ना ये फ्यूचर से लेके ये वाली पूरी टेबल आप रीड कर लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसको रीड कर लें, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं इसको रीड करने के लिए, ठीक है। अब सर हम कवर करेंगे कि अगर मैं एक एनपीओ का ऑडिट करने जा रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनएफपीओ बोलो या एनपीओ बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये वो वाली कंपनी है जो कि याद करो, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 42 वाली कंपनीज थी, सही है ना। तो सर इन कंपनीज पे ना डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये कंपनी चलती कैसे है। सर ये कंपनी मोस्टली जो चल रही होती है ना, ये चल रही होती है डोनेशन वगैरह पे। तो इनके अंदर ना दो चीजें होती है मेनली, एक होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंसेस। इनकम क्या होती है, इनकी डोनेशन होती है। तो बाकी बाकी दूसरी अगर कोई एनपीओ दूसरी एक्टिविटी कर रही है, दूसरी एक्टिविटी से अर्न कर रही है, तो दूसरी वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली सर जो इनकी इनकम होती है ना, वो डोनेशन होती है। डोनेशन किस पे रिलाई करती है, लोगों पे रिलाई करती है। तो सर अब एक बात सुनो, अगर इन कंपनीज में ना मेन रिस्क ये हो रहा होता है कि यार अगर डोनेशन मिलेगी, इन पे रिस्क क्या होगा मैं वो समझाने जा रहा हूँ। अगर डोनेशन मिलेगी तो कंपनी चलेगी, जिस साल डोनेशन बंद हो गई कंपनी नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, गोइंग कंसर्न का रिस्क, गोइंग कंसर्न। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये कंफर्म नहीं है कि कल को इस कंपनी को 100% डोनेशन मिलेगी और ये कंपनी सरवाइव कर, भले कंपनी किस तरीके कितना भी अच्छा चल रही हो, सब कुछ दिमाग, सब कुछ सर क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट मीट कर रही हो, लेकिन
डोनेशन पे जो डिपेंडेंट होगी, जिसकी इनकम सिर्फ सोनली डोनेशन होगी और कोई नहीं होगी, तो सर पता थोड़ी है कि कल कोई इसको सर चैरिटी मिलेगी, कल कोई इसको डोनेशन मिलेगी तो ये आगे बढ़ेगी, वरना नहीं मिलेगी तो नहीं बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है ना, इनकम होगी तो कारोबार चलेगा, इनकम नहीं होगी तो नहीं चलेगा। सबसे पहली बात ये है कि इन कंपनीज के अंदर डोनेशन होती है, तो डोनेशन की वजह से इन पे गोइंग कंसर्न का रिस्क होता है, तो ऑडिटर जो है वो उसको ना अपना अपना ओपिनियन मॉडिफाइड करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज सर यहाँ पे दूसरी क्या चीज होती है सर, इन कंपनीज के लिए ना, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं इन कंपनीज पे, तो सर इन कंपनीज पे एक्सपेंसेस का ये सीन हो रहा होता है। देखो, अब एक चीज डोनेशन मिल रही है, ठीक है ना, डोनेशन की बात कर लेते हैं। अगर एक चीज डोनेशन मिल रही है, ठीक है, तो डोनेशन पे, अब मुझे डोनेशन मिली, मुझे डोनेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता कि मैं कैसे बोलूं, मैं एज ऑडिटर कैसे बोलूं कि इन्होंने बोला है कि हमारी इनकम ये है, पीएनएल के अंदर इन्होंने इनका इस तरीके से बन रहा होता है ना, जैसे नॉर्मल जो प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी होती है वो बनाती है सर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो सर अब ये कैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन ये क्या बनाते हैं सर, सरप्लस और डेफिसिट वाली इनकम बना रहे होते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे जो इनकम बनती है, पीएनएल के अंदर सेल होती है, जो क्वांटिटीज प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करती है वहां पे सेल हो रही है, तो सेल के लिए हमेशा कंट्रोल क्या होता है, वहां पे इनवॉइस आ रही होती है, क्लाइंट की इनवॉइस आ रही होती है, जो इनवॉइस आती है वही सेल होगी, इससे ज्यादा या कम नहीं होगी, यही बात है। लेकिन डोनेशन के अंदर कोई इनवॉइस रेज नहीं होती, ये लोग अपनी मर्जी से डोनेशन दिखा रहे होते हैं, कभी ज्यादा दिखाते हैं कभी कम दिखाते हैं। मैं एज ऑडिटर ये नहीं कह सकता जैसे पीएनएल की कितनी असर्जन है, इनकम किसका सर आपका आइटम है सर पीएनएल का, तो सर इनकम की पीएनएल की कितनी असर्जन है सर 5 असर्जन। सर कौन कौन सी, सर एक्यूरेसी है, सर एक्यूरेसी के अलावा अकरेंस है, अकरेंस के अलावा फिर 3 सी है, कौन से सर, सी क्यूब है, सर कंप्लीटनेस, सर क्लासिफिकेशन, सर कट ऑफ। अब बात सुनो, यहाँ पे ना कंप्लीटनेस का डोनेशन के अंदर ना बहुत बड़ा रिस्क होता है। कैसे सर, मैं कैसे मान लूं कि ये डोनेशन इन्होंने कंप्लीट दिखाई है, क्योंकि सर अगर कोई आपको पार्टी डोनेट कर रही है वो बैंक फॉर्म में नहीं कर रही, कैश फॉर्म में कर रही है। अगर बैंक फॉर्म में कर रही है तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट कहाँ पे ट्रेस हो रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई पार्टी आई आपको आके ना, उसने कैश फॉर्म में डोनेट किया, डायरेक्ट कैश दे दिया, बैंक के थ्रू डोनेट नहीं किया, बाय चेक डोनेट नहीं किया, बाय ऑनलाइन ट्रांसफर डोनेट नहीं किया, डिमांड ड्राफ्ट डोनेट नहीं किया, लेकिन आपको आया फिजिकली आपको कैश दे दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने उस 10 लाख जो उसने डोनेट करके गया, लेट सपोज एक बंदा, आपने 10 लाख की 10 लाख इनकम रिकॉर्ड कर दिया, 10 लाख में से आपने 2 लाख अपने पास रख दिए, 8 लाख रिकॉर्ड कर दिए, तो मैं कैसे मान लूं कि ये आपने जितनी डोनेशन मिली उतनी इनकम दिखाई। तो सर मेरा ना ये रिस्क हो रहा होता है कि यार हम एज ऑडिटर कैसे मान लें। एनपीओ को भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, बिल्कुल एनपीओ को भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, क्योंकि भाई देखो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर है ना, जो कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उसको ऑडिट करवाना जरूरी है, और उसका पेड अप कैपिटल अगर 1 मिलियन से ज्यादा हो। इनके पास अगर पेड अप कैपिटल नहीं होता 1 मिलियन से ज्यादा, क्योंकि शेयर इशू नहीं कर रहे होते, लेकिन इस पर लॉ, कंपनी लॉ, इनको ऑडिट करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऑडिट नहीं करवाएंगे, लेट सपोज ये सर अगर कहीं से लोन लेने जाते हैं बैंक वगैरह से, तो बैंक इनको कहता है ऑडिट करवा के आ जाओ, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे यकीन करूं। तो इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रेडिबल करने के लिए, याद है ना ऑडिट के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, चैप्टर नंबर हैंडआउट नंबर 1 में पढ़ा था या 2 में, तो वहां पे क्या था, इट एनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही वाली बात है, ठीक है ना। तो सर अब देखे चीजें लिंक होती जा रही है। तो बात यह है कि एक तो डोनेशन इनकम में, डोनेशन इनकम पे 2 चीजें, ये कब तक मिलेगी, अगले साल मिलेगी नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कह सकता, गोइंग कंसर्न का रिस्क है। दूसरी चीज, क्या अगर ये कैश फॉर्म में मिली तो क्या इन्होंने पूरी दिखाई है, तो सर ये भी बड़ा रिस्क है इसके अंदर। तीसरी चीज, इनकम पे तो ये 2 रिस्क हो गए। तीसरी चीज एक्सपेंसेस पे, सर कभी कभी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रही होती है कि जैसे ना, आप एक बात सुने, आप जब एनपीओ बनते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो याद करो सेक्शन 42 में मैंने तुम लोगों को बिजनेस लॉ में पढ़ाया था, जब भी ये कंपनी, ये तो एनपीओ के जो रिस्क हैं ये तो इस पर ऑडिट है, ये तो इस पर और पूरी दुनिया के हिसाब से है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन मैं पाकिस्तान के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप सेक्शन 42 आप कंपनी 2017 के हिसाब से अगर आप एनपीओ बनने जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है,
आपके ऑब्जेक्टिव्स कोई इन 13 बातों में से हो। याद है ना, मैंने आपको पढ़ाए थे, साइंस हो, सोशल हो, वेलफेयर हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स हो, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक हो, ठीक है ना। अगर सर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट शुरू स्टार्ट कर लिया, तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हो ना, वो उसको प्रोमोट करने में लगे हुए हो, वो उसका उस ऑब्जेक्ट के लिए लग रहे हो, किसी और चीज के लिए नहीं लग रहे हैं, जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया। तो सर मुझे डर होता है कहीं जो इन्होंने सिलेक्ट कर लिया हो, कहीं क्या उसके अलावा तो खर्च नहीं कर रहे ये ऑब्जेक्टिव्स को, सर क्या कहते हैं, ब्रीच तो नहीं कर रहे। एक चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज, कभी कभी ना कोई डोनर आपको डोनेशन देता है ना, तो वो आपको डोनेशन देते हो कि स्पेसिफिकली कह रहा होता है कि यार मैं तुम्हें, कोई डोनर होता है वो बोलता है बस यार तुम जहाँ खर्च करना चाहो कर लो, तो वो तुम पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा होता। कोई डोनर होता है वो तुम्हें ना स्पेसिफिकली कह रहा होता है कि यार अपने, तुम्हारे पास ये जो कैटेगरी है ना, क्योंकि हर कंपनी सर अपनी कैटेगरी के हिसाब से खर्च कर रही होती है। जैसे कि थर के अंदर भी बहुत सारी ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। सर जानवरों के लिए काम कर रही है, इंसानों के खाने के लिए काम कर रही है, इंसानों को लोन देने में, सर थर के लोगों को, आवाम को लोन देने में काम कर। अब एक बंदा आया, उसने बोला यार हम ना ये जो जानवर है ना सर, पीकॉक में जो बीमारी आई थी, हम उसके लिए ना तुम्हें ये पैसे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें, इस प्रोजेक्ट में लगाना और कोई नहीं लगाना। तो उसने ना तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। वो उसने तुम्हें डोनेशन तो दी लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैसे मिले तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब सर मैं एज ऑडिटर, मुझे ये डर होता है कहीं इनको जो डोनेशन दी गई है, कहीं ये उस पे तो उसके अलावा तो खर्च नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो सर ये बातें होती है, उसके हिसाब से आपने रिकॉर्ड, और जब ये डोनेशन इस तरीके की मिल रही होती है रिस्ट्रिक्शन वाली, तो सर ये लाइबिलिटी बन रही होती है हमारे लिए। ये क्या बन रही होती है, लाइबिलिटी बन रही होती है, ठीक है। तो सर फिर ओवर द पीरियड ना हम एकदम से इसको इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ना स्टैंडर्ड भी कह रहा होता है, एक्सपेंस को जितना हो सके जल्दी रिकॉर्ड करो, इनकम को जितना हो सके डेफर करो, इनकम को जितना हो सके डेफर करो, ठीक है ना। जब इनकम यकीनी हो जाए तब रिकॉर्ड कर देना, ठीक है ना। अब तो IFRS 15 भी आ गया, तो जब तुम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर लोगे तो उसके बाद ही तुम उसको रेवेन्यू या इनकम रिकॉर्ड करोगे। तो इस हिसाब से सर, अब बात ये है कि अगर मैं आगे बढ़ूं, तो सर यहाँ पे एक और चीज होती है, कंपनी लॉ के हिसाब से ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे एक रिक्वायरमेंट है कि आपके दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो कि मतलब आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो वाला। एक होते हैं आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मतलब ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट की सैलरीज, मैनेजमेंट की इंटरटेनमेंट, ठीक है ना, मैनेज हेड ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना, ये मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं। एक होते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब जिस चीज के लिए आपने अपनी कंपनी खोली है, चैरिटी के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंसेस। तो कंपनी लॉ ने कहा हुआ है कि जब भी तुम लोग एनपीओ रजिस्टर करोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सर ये कंपनी लॉ ने भी और टैक्स ने भी कहा है। तो सर हम तुम्हें जब लाइसेंस देंगे जब तुम्हारी 15% से मैनेजमेंट फी ज्यादा नहीं होगी। ओवरऑल 15% से मैनेजमेंट फी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ऑफ वॉट, ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर साल के अंदर 1 लाख ऑपरेशनल कॉस्ट लग रही है, तो उसका 15% मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होने चाहिए, मतलब 15,000। 15,000 से अगर ज्यादा होंगे मतलब तुमने कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी की, तुमने एनपीओ के लॉ की खिलाफ वर्जी की। क्योंकि ज्यादातर ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी एनपीओ होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन वगैरह अगर इनको मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने बंदे हायर कर लेते हैं, डोनेशन फिर गई, सर जो चैरिटी ऑब्जेक्टिव था वो बाहर में गया। अब बात ये कि सब अपने बंदों को ले आओ, डोनेशन का पैसा है, वहां से गाड़ियां भी ले ली, वहां से सर इन्होंने एंटरटेनमेंट भी कर ली। तो सर अगर जो काम इंडस होटल में हो सकता है, उन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल बुक करवा लिया, तो ये बातें हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऑडिटर को ये रिस्क होता है कि कहीं अगर इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि भाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इतने अमाउंट से ब्रीच नहीं होने चाहिए, उस अमाउंट को कहीं ये ब्रीच ना कर रहे हो। कभी कभी क्या करती है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उनके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनको ना गलत क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि पीएनएल के अंदर एक असर्शन ये भी तो है ना,
भाई एक्यूरेसी, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। क्लासिफिकेशन असर्जन क्या होती है? एक एक्सपेंस एक चीज से बिलोंग करता है, एक एक्सपेंस एक चीज से बिलोंग करता है, मैंने जानबूझ के इसको दूसरी सर एटम में डाल दिया, जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है, जैसे कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है। अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंस मैनेजमेंट एक्सपेंस है, कंपनी को था कि यार अगर मैंने इसको इंटरटेन एक्सपेंस में क्लासिफाई कर लिया ना, तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट एक्सपेंस 15% से बढ़ जाएंगे, एक्सीड कर जाएंगे। मैं क्या करता हूँ इसको ना, अब देखो एक्सपेंस एंटरटेनमेंट भी डेबिट ही होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी डेबिट ही होगा। कंपनी ने क्या किया, इसको जानबूझ के ना ऑपरेशनल एक्सपेंस में डाल दिया। इन्होंने डाल दिया कि भाई ये फील्ड एक्सपेंस है, इस तरीके से। भाई ये जब गाड़ी जा रही थी फील्ड में तो उसके पेट्रोल का खर्चा है, फ्यूल एक्सपेंस है। तो इस तरीके से ना कंपनी ने जानबूझ के गलत क्लासिफाई कर लिया। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L में नजर आ रहा हो कि मैनेजमेंट एक्सपेंस जो है वो ऑपरेशनल एक्सपेंस है 15% से सर कम है। तो इस हिसाब से ना यहाँ पे ना गलत क्लासिफिकेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चेक करना चाहिए कहीं इन्होंने गलत क्लासिफिकेशन तो नहीं की, कहीं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एक्सीड तो नहीं कर दिए। दूसरी चीज, टैक्स के लॉस भी हो रहे होते हैं। पता है पाकिस्तान के अंदर सेक्शन, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सेक्शन 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है ना, सेक्शन 100C ऑफ, माशाल्लाह देखें आपका भाई टैक्स कंसल्टेंट भी है तो उसको ना ये टैक्स के रूल सेक्शन भी याद हो चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सर सेक्शन 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स एग्जेम्प्ट है, उनको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। FBR में उनको रिटर्न फाइल करना होता है, उनको बताना होता है हमारी इनकम कितनी है, हमारी सर एक्सपेंसेस कितने, सरप्लस कितना हुआ, डेफिसिट कितना हुआ, सर उसके अलावा हमारे एसेट कितने, लाइबिलिटीज कितनी है, तो ये उनको बताना होता है। लेकिन लेकिन सर उनको अगर उन्होंने SECP की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सर कंडीशन पूरी की है, टैक्स की कंडीशन पूरी की है, तो सर फिर उन पे पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देना होता, भले उनके पास इनकम आ जाए। वैसे कंपनी पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? 29%, पाकिस्तान के अंदर 29% टैक्स लगता है। लेकिन सर सेक्शन टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि यार जो ये सेक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है ना, सेक्शन 42 के लिए काम कर रही है, उन पे हम टैक्स एग्जेम्प्ट है, उन पे हम 0% टैक्स लेंगे, उन पे हम टैक्स नहीं ले रहे होंगे। तो सर हो सकता है इन्होंने टैक्स का भी कोई लॉ ब्रीच कर दिया हो, और सर उस ब्रीच की वजह से इन्होंने उसको झूठा दिखाने के लिए, जैसे हम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा हो, तो उसमें भी इन्होंने मैनिपुलेशन की हो। सर अगर आप इसको देख लें, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ सर, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ देख लें, इसको रीड कर लें, तो फिर हम ना इसको आगे बढ़े। ठीक है, अब सर चूंकि हमने ये कर लिया, तो अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट, इसका ना पेपर के अंदर हम ऐसा कोई भी मैं ऐसा कोई भी टॉपिक, भले लेस इंपॉर्टेंट हो मेरी नजर में, लेकिन मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा जिसका आईकेब में एक सवाल भी आ चुका हो। ठीक है ना, तो मैं हर सवाल वो करवाऊंगा जिसका ना आईकेब में पेपर में एक सवाल भी आ चुका हो, इससे ज्यादा भी हम करेंगे। तो वैसे ना ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आईकेप के अंदर ना इसके 2 सवाल आ चुके हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक सवाल अगले टेस्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लेते हैं सर। अल मदद फाउंडेशन is a charitable organization. Al Madad Foundation is a charitable organization. It receives donations which are utilized to help destitute person in accordance with the rules and regulations prescribed by AMF trust deed. सही है। The donation are received from the following sources: cash collected from general public through charity boxes placed at key points in hospitals, एयरपोर्ट, सुपर स्टोर, etc. भाई कैश कैसे कलेक्ट हो रहा है? कैश फॉर्म में हो रहा है भाई। जैसे नहीं वो डब्बे रखे होते हैं दुकान के बाहर, हर दुकान पे मदनी दावत इस्लामी के सर डब्बे रखे हुए होते हैं, तो उसी तरीके से ना इनके भी, अल मदद फाउंडेशन के भी ना डब्बे रखे हुए हैं। तो वहां पे ना सर आके आप क्या कर सकते हैं सर, आप वहां पे ना आके अपना पैसे जमा करा सकते हैं, तो कैश फॉर्म में। सर कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन एट AMS ऑफिस। सर चेक, कैश और चेक जो है ना वहां पे आपके इंस्टीट्यूट में आपके जमा करवा सकते हैं। तो चेक तो ठीक है, लेकिन कैश हो गया तो फिर समझ लेना क्या है। कैश फ्रॉम जेनरस इंडिविजुअल हु प्रेफर टू रिमेन एनोनिमस, ठीक है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना आपको वो कहते हैं, लोगों के अंदर ये आदत होती है ना, भाई मेरा ना बस ये इस्लाम के अंदर रियाकारी मना है, मैंने अगर तुम्हें डोनेशन दे दी ना तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने डोनेशन कर दी दे दी, बस तुम मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम ये पैसे रख लो। अगर इस तरीके की कोई चीज होती है ना तो वो फिर पैसे जो है ना, अगर आप अपना नाम नहीं बता रहे होते तो सामने वाला अगर ईमानदार होगा तो जिसको आप पैसे दे रहे हैं तो पैसे सही से लगाएगा, वरना वो बोलेगा हाँ ठीक है तेरा नाम नहीं आएगा, ये पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, मेरे जेब में ही जाएंगे, ठीक है ना, मुझसे बड़ा कोई गरीब होगा क्या। तो वो पैसे जो डोनेशन होती है ना वो ट्रेस भी नहीं हो पा रही होती। द डोनेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ सर सेकंड एंड थर्ड above often contain specific instruction for utilization of donated amount of specific purposes for education of that example for education of orphan child। जैसे मैंने बताया वो पीकॉक वाले एग्जांपल दी, लेकिन अगर किसी ने किसी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन पर्पस पे वो खर्च कर रही है, तो सर एजुकेशन पर्पस पे खर्च कर रही है तो, या तो फिर कहा गया कि भाई एजुकेशन कुछ अच्छे बच्चे होंगे, मतलब सेंस वाले होंगे, कुछ सर एबनॉर्मल होंगे, कुछ ऑर्फन होंगे, तो हमारे जो पैसे है ना, आपके ये 3-4 प्रोजेक्ट ना, हमारे पैसे कहाँ पे लगने चाहिए, उन्होंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जो बच्चे बेचारे ऑर्फन है उनकी तालीम पे लगने चाहिए, उन्होंने आपके रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब सर required identify the inherent risk in the operation of AMF, briefly discuss the effect of these risks on the audit of AMF। ठीक है ना, तो सर इन चीजों को रीड करें, इस सवाल को सॉल्व करके दें आपके पास ना, सर कितनी, इस सवाल को टाइप करें और सर आपके पास 10 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, करें तो फिर जो लास्ट क्लास में मॉक किया था मैं उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है।